हेलो दोस्तों। आज से हम हमारी जो क्लास 10th है उसकी जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी जो कि हमारे सोशल साइंस के डिपार्टमेंट में आती है उससे बुक के बारे में या फिर उस बुक के बारे में या उसकी जो अदर जो अंदर जो उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आज से हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अगले दिनों तक सीरीज चलेगी कुछ दिनों तक। जिसमें आज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमारा आज पहला चैप्टर है जिसमें कि हम बात करते हैं संसाधन एवं विकास की। जिसमें ये सबसे पहले देखते हैं हम संसाधन क्या चीज़ होती है या फिर संसाधन से हम क्या समझते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध है और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाता है। जैसे कि अगर अपन कोई भी एक वस्तु देख सकते हैं जिसमें हमें, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास आयरन, ये मतलब लोहा है। तो लोहे से हम बहुत से प्रकार की वस्तु बना सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और साथ ही में अगर हम देखें तो सोना देख सकते हैं, चांदी देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अदर, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो कुछ प्रकार की ऐसी चीज़ें जैसे कि कोयला होता है, कोयले से बिजली बनती है या फिर जल से बिजली बनती है। तो इसी प्रकार की जो अलग अलग चीज़ें जिनसे हमें जो हमारा जो एक प्रकार से हमारा जो दैनिक जीवन है वो थोड़ा सा सुलभ होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एक प्रकार से संसाधन। और हम बात करते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें कि संसाधन के बहुत प्रकार हैं। जिसमें कि हम बात करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, जो कि जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। मतलब एक तो जीवित और एक अजीवित। जैसे में कि जीवित अगर हम बात करते हैं तो जीवित है जैसे कि हम जैसे जानवर हैं, और अदर थिंग्स जो एक प्रकार से चल सकती हैं, फिर सकती हैं। और अजैव की अगर हम बात करते हैं तो अजैव एक प्रकार से अजीवित वस्तुएं हैं। और जिसके बाद हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर, जिसमें कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो अनेक प्रकार के होते हैं ये। विकास के आधार पर संभावी, विकसित भंडार, सिंचित कोष, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके अदर अदर डिपार्टमेंट्स है। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे संसाधन है, तो संसाधन में हम बात करते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय प्रकार के। जिसमें प्राकृतिक अगर हम देखते हैं तो नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य होते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नवीकरणीय योग्य की। इसमें सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल इत्यादि होते हैं जो एक प्रकार से दोबारा कभी भी बनाए जा सकते हैं। और जैव एक प्रकार से जो प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, तो वो सभी जैव प्रकार। अनवीकरणीय योग्य हैं जो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, और अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीय, जिसमें कि संरचना एवं संस्थाओं के आधार पर, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हो, जिसके हम अब इनके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ते हैं कि अच्छी तरह से इनकी डिटेल्स लेते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैव संसाधन की। ये संसाधन हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, जैसे हम लोग हैं, तो एक प्रकार से हमें एक प्रकार से जैविक संसाधन है। उसी प्रकार हम बात करते हैं अजैव संसाधन की। जैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा बने होते हैं या निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, तो ये भी एक प्रकार से हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन एक प्रकार से ये चल फिर नहीं सकते, हमारे जैसे किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकते। जिसके बाद हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। जिसमें फर्स्ट है नवीकरणीय। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है। जैसे हम बात कर सकते हैं सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, जल, वन एवं वन्य जीवन, तो इनको हम फिर से बना सकते हैं। एक प्रकार से अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पवन ऊर्जा, हवा एक प्रकार से सतत चलती रहती है, जल भी एक बहुत, अगर हम देखें तो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, और वन भी एक प्रकार से फिर से जीवित किए जा सकते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं अनवीकरणीय योग्य। वे संसाधन जिनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, एक बहुत लंबे समय से, अगर हम देखें तो करोड़ों सालों से वो चलती आ रही एक प्रक्रिया है। इनको एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, तो खनिज में अगर हम देखें जैसे कोयला है, सोना है, लोहा है, तो इनको फिर से एक बार यूज में लेने के बाद में फिर से इन्हें यूज में नहीं लिया जा सकता है। तो उसी के आधार पर हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास होता है, या एक प्रकार जिसको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जैसे किसी किसान की जमीन, घर, तो इत्यादि, ये सभी प्रकार से एक प्रकार के व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, जैसे सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान, तालाब आदि। जिसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन, किसी प्रकार के संसाधन राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो। भौगोलिक सीमा का मतलब एक प्रकार से जो हमारी बाउंड्री है, जैसे हमारे देश की बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री के अंदर जो भी स्थित है वो हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे कि सड़क, नहर, रेल लाइन इत्यादि, ये सभी हमारे राष्ट्रीय संसाधन है। उसी के साथ हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से
कि खुले महासागरीय क्षेत्र जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होकर विश्व के सभी देशों का उपयोग होता है, सभी देश वहाँ पर एक प्रकार से नेविगेशन प्रक्रिया कर सकते हैं, सभी देश वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, सभी देश वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो होती है, इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ही संभव हो पाता है। तो इन प्रकार के सभी संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि हिंद महासागर में भारत के पास मैंगनीज खनन का अधिकार है। उसी के साथ हम बात करते हैं विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें है संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होने पर भी उनका उपयोग संभव नहीं होता है, जैसे पश्चिमी भारत में सौर ऊर्जा की संभावना। लेकिन अगर हम बात करें तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, तो इसलिए वहाँ पे एक प्रकार से संभावना बहुत ज़्यादा है कि सौर ऊर्जा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्पादित की जा सकती है। लेकिन वहाँ के लिए एक प्रकार से हमारे पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से हम एक प्रकार से इसका ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। इन संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनमें संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें, कहीं पे जल विद्युत परियोजना चल रही है, कहीं पे सौर ऊर्जा परियोजना चल रही है, कहीं पे पवन ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं, जो चल रही है इस समय प्रसारित या फिर इस समय एक प्रकार से हम जिनको यूज में ले रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, विकसित संसाधन। इसके बाद हम बात करते हैं भंडारी संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी तक प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। जैसे कि इस प्रकार के संसाधन जो कि एक प्रकार से अभी तक हम उनकी टेक्नोलॉजी या फिर उनकी प्रौद्योगिकी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम भंडारी संसाधन बोलते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं संचय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ, तो इनको बोलते हैं हम संचय संसाधन। जिसके बाद हम बात करते हैं संसाधनों का विकास। मानव के अस्तित्व के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रकृति की देन है, जिनका मानव के द्वारा अंधाधुंध उपयोग किया जाने के कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे कि मानव के लालचवश संसाधनों का हास, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आने से समाज दो हिस्सों में बट गया है। संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन जैसे दो हिस्से बट गए हैं, और साथ ही में संसाधनों के अंधाधुंध शोषण है। बहुत सी वैश्विक समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। तो इस प्रकार की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई। उसी के साथ हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा होना आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी भी तबके को अगर हम इससे वंचित कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें एक प्रकार से उसमें गलत भावना पैदा होती है, और वो एक प्रकार से अपने आप को हीन नज़र से देखने लगता है। तो इस कारण एक प्रकार से वैश्विक शांति के लिए और मानव जीवन की गुणवत्ता के लिए ये बहुत जरूरी है कि संसाधनों का बंटवारा एक प्रकार से न्याय संगत हो। और उसी के साथ हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। तो संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करना जिसमें वे केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। कि अगर एक प्रकार से संसाधनों को हम इस प्रकार से यूज करते हैं कि हम भी उसे यूज में ले रहे हैं, और हमारे बाद में आने वाली उन पीढ़ियां भी हैं, वो भी उनको अच्छी तरह से यूज में ले रही है। ना कि एक प्रकार से जिस प्रकार से हम गांधी जी के बारे में बोल सकते हैं। गांधी जी कहते थे कि ये एक प्रकार से जो हमारे पास जो संसाधन है, वो हम हमारी जो पूरी प्राचीन पीढ़ियां हैं, हम उनसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम उन पीढ़ियों से ले रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार से कि हम उनसे छीन रहे हैं इन संसाधनों को। जितना ज़्यादा हम संसाधनों का यूज करेंगे, उतना ज़्यादा हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन संसाधनों से वंचित रहेंगे। तो इस वजह से इसका जरूरी होता है, जिसमें कि सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि एजेंडा 21, जिसमें कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधानों में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसमें कि जो एजेंडा 21 का उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। जिसमें हम बात करते हैं कि जो संसाधन नियोजन भी एक प्रकार से नई चीज बताएगी, जैसे कि ऐसे उपाय तथा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, और जिसको संसाधन नियोजन कहते हैं। इसके बाद हम बात करें संसाधन संरक्षण। तो किसको संसाधन संरक्षण बोलते हैं? तो संसाधनों का उचित प्रबंधन, इसमें जल, भूमि, वनस्पति में मृदा का इस प्रकार प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को भी ध्यान रखा जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए जरूरी है कि योजना बनाते समय तकनीकी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। साथ ही में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन को एक प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। और भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्न है, जिसमें हम बात करते हैं भारत के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी सूची बनाना। कि सबसे पहले हमारे जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे किस प्रकार के जो संसाधन है, उनको एक प्रकार से एक लिस्ट में, एक सूची के अंदर तैयार करना कि हमें किस किस संसाधन को एक प्रकार से कितना ज़्यादा हमें दोहन करना है और कितना ज़्यादा हमें दोहन नहीं करना है। उसी के साथ संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना, और उसके बाद संयुक्त कौशल, तकनीकी और संस्थागत ढांचे का ही सही प्रयोग करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। जिसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे भू संसाधन किस प्रकार के हैं।
भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही एक प्रकार से निर्धारित है और बिना भूमि के इनका किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है। और भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इसके बाद जो भारत में भूमि संसाधन, उसमें भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। और साथ ही में लगभग 30% या फिर 30% भूमि पर विस्तृत रूप से पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो नदियों के परिवार को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का लगभग 27% भाग पठारी है, जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो एक प्रकार से हम देखें तो भारत का एक प्रकार से सभी प्रकार की चीज़ें, भारत में मैदान भी स्थित हैं, भारत में पर्वतीय भूमि भी स्थित है, तो जिससे हमारी जल की पूर्ति हो जाती है। और साथ में भारत के अंदर एक प्रकार से पठारी हिस्से भी स्थित हैं, जो जिससे हमारे संसाधनों की पूर्ति भी हो जाती है। तो एक प्रकार से भारत एक प्रकार से हर एक तरफ से संपन्न एक प्रकार से एक भूभाग है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा भूमि का उपयोग किस प्रकार का होता है। तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भूमि के उपयोग को निर्धारित करने के लिए तत्व निम्न है, जिनमें से हम पहले बात करते हैं कि वन। तो पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, वन। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़क, उद्योग, तो आदि ऐसी भूमि जो एक प्रकार से किसी रहने के यूज में, या फिर जैसे भूमि जैसे एक प्रकार से वहाँ जहाँ पे इमारतें बनाई गई हैं, जहाँ पे सड़कें बनाई गई, जहाँ पे उद्योग चल रहे हैं, जहाँ पे एक प्रकार से की एक बंजर भूमि है, तो उनको हम बोलते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के प्रकार से, वो कृषि की वहाँ पे नहीं की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रति भूमि की। वर्तमान में जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय में नहीं की गई हो, उसको हम प्रति भूमि कहते हैं। एक प्रकार से ऐसी भूमि जिसको एक पिछले 1 वर्ष में हमने बिल्कुल भी वहाँ से किसी प्रकार की बुआई नहीं हुई है, या फिर किसी प्रकार की वहाँ कृषि का कार्य नहीं किया गया है, तो उसको प्रति भूमि कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य प्रति भूमि, ऐसी भूमि जहाँ से 1 से 5 वर्ष में कृषि बिल्कुल भी ना की गई हो। और एक प्रकार से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अन्य कृषि योग्य भूमि, जिसमें स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवन के अधीन हो। कृषि योग्य भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से खाली हो, ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्ष से या फिर उससे अधिक समय से एक प्रकार से खाली पड़ी हो, उस भूमि को हम बोलते हैं अन्य कृषि योग्य भूमि। जिसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। जिस भी क्षेत्र में या फिर जिस भी एक प्रकार से जगह को, जिस भी भूभाग को एक या एक से अधिक बार बोया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। जिसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के प्रकार। तो भारत में भूमि किस प्रकार से उपयोग की जाती है। तो भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक हैं, जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, तो आदि इस प्रकार के अलग अलग प्रकार हैं, जिसके कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार का एक प्रकार से अगर हम देखें तो किस प्रकार का वातावरण है, तो उससे एक प्रकार से हम उस भूमि को यूज में लेते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण के कारण, मतलब कि भूमि को निम्नीकरण या फिर भूमि को यूज में क्यों लिया जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं खनन की। खनन एक प्रकार से ऐसी जगह है या फिर ऐसे एक पठारी भूभाग जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए जो संसाधन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रकार से खुदाई की जाती है और वहाँ से अलग अलग प्रकार के जो एक प्रकार से संसाधन हैं उनको बाहर निकाला जाता है और उनका यूज़ हमारे जो दैनिक जीवन की जो नेसेसिटीज़ है उनको पूरा करने में लिया जाता है। तो इसलिए खनन काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट भाग लगता है। और उसी के साथ हम सेकंड की बात करते हैं अतिचारण, जिससे कि एक अगर हम बात करें कि जो चारागाह है, जैसे कि हम कैटल्स को या फिर हमारे जो एक प्रकार से हम देखें तो हमारे जो गोट्स हैं, एक प्रकार से हमारी गाय हैं, भैंस हैं, तो इनको हम जो चराने के लिए यूज में लेते हैं। और वहाँ पे अगर उस अतिचारण को या फिर अत्यधिक मात्रा में वहाँ पे ज़्यादा चराई का कार्य किया जाता है, तो उसको हम अतिचारण बोलते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं अति सिंचाई। ऐसे ही इलाके जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिंचाई होती है, तो एक प्रकार से वहाँ पे दलदल का हिस्सा बन जाता है, या फिर एक प्रकार से वो भूमि अब ज़्यादा उपयोग में नहीं ली जाती है, क्योंकि या फिर वो भूमि जो कृषि है उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि अति सिंचाई की वजह से वहाँ पे दलदल हो जाता है और दलदल में एक प्रकार से बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो नहीं वहाँ पे उगाई जा सकती हैं, या फिर वो ना वहाँ पे नहीं होती है, फिर उसे एक प्रकार से वहाँ पे सैलिनिटी डेवलप हो जाती है या फिर वहाँ पे लवणता डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे अति सिंचाई एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या फिर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कि अगर हम देखें तो भूमि निम्नीकरण का मेन कारण है। जिसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदूषण। तो अगर हम देखें जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने अंदर जो काफ़ी ज़्यादा उनके पास केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के साथ साथ वो अलग अलग प्रकार की बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो जो भूमि को एक प्रकार से जो वहाँ की एक प्रकार से अगर हम बात करें वहाँ की उपयोगिता या फिर उनको उपजाऊपन को एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसलिए जो औद्योगिक प्रदूषण उसकी वजह से भी भूमि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और
जो औद्योगिक प्रदूषण है इसका भी एक मेन कारण बनता है। और उसी के साथ हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वो है वनोन्मूलन, कि वनों का उन्मूलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वनों की कटाई होगी तो भूमि का कटाव भी होगा। और अगर हम देखें तो भूमि अगर कटेगी तो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा खड्डे पैदा होंगे, जिस प्रकार से हम चंबल के इलाकों में देख सकते हैं। तो चंबल के जो बीहड़ के इलाके हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भूमि संरक्षण के क्या क्या उपाय होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं वनारोपण की। तो क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यही जरूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया जाए, तो जिस वजह से भूमि को हम बचा सकते हैं, उनके उपजाऊपन को बचा सकते हैं, उनका हम कटाव को बचा सकते हैं। तो यही अगर मेन कारण है। जिसके बाद हम बात करते हैं पशुचारण को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जो अति पशुचारण हो रहा है उसको कंट्रोल में लिया जाए, और साथ ही में वहाँ पे कम किया जाए। जिन इलाकों के अंदर कृषि ज़्यादा की जाती है वहाँ पे, या फिर एक प्रकार से जो घासें हैं उनको थोड़ा सा अगर हम देखें तो उनको थोड़ा सा लंबे समय तक वहाँ पे रहने दिया जाए, ताकि वो एक प्रकार से इतनी ज़्यादा खराब ना हो, या फिर वो जमीन एक प्रकार से बंजर ना हो। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं रक्षक मेखला। रक्षक मेखला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक पंक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो वायु हवा की वजह से जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोका जा सके। तो इसलिए रक्षक मेखला जो एक प्रकार से अगर हम देखें तो रेगिस्तानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ हम बात करते हैं खनन नियंत्रण, क्योंकि एक प्रकार से खनन को जो एक प्रकार से जो संसाधन निकाले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उनको स्टॉप किया जाए, उनको इतना ज़्यादा उनका दोहन नहीं किया जाए, ताकि हम एक प्रकार से हमारी जो फ्यूचर आने वाली पीढ़ी है उनको भी रोक सके, और उसी के साथ साथ जो हमारी भूमि है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है उसको भी हम रोक सकें। इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक जल का परिष्करण, क्योंकि औद्योगिक जल को जमीन में डालने से पहले, या फिर किसी भी खड्डे में, या फिर किसी भी एक प्रकार के इलाके में डालने से पहले उसको एक प्रकार से बिल्कुल उसको शुद्ध किया जाए, और शुद्ध करने के बाद ही उसमें जो भी एक प्रकार से जो ऐसे उसके अंदर केमिकल्स हैं जो मिट्टी की उपजाऊपन को रोकते हैं, उसको एक प्रकार से उनको निकाल लिया जाए, जिससे कि जो औद्योगिक जो जल है वो भी भूमि को हमारे को काफ़ी कम तो नुकसान पहुंचाए। तो ये सभी हमने बात की है कि क्या-क्या ऐसी प्रक्रिया हैं जिससे हम हमारी जो भूमि है उसके उपयोग को बढ़ा सकते हैं, फिर भूमि को एक प्रकार से जो कृषि के लिए उपजाऊपन उसका बरकरार रख सकते हैं, और साथ ही में जो हमारी जो भूमि का है, भूमि को एक प्रकार से किस प्रकार से हम उसका संरक्षण कर सकते हैं उसके बारे में आज हमने बात की। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे जो हमारी जो किस प्रकार की सोइल्स पाई जाती हैं, किस प्रकार की जो हमारी मृदा है, जो हमारे भारत में कितनी कितनी प्रकार की अलग-अलग मृदाएँ पाई जाती हैं, और कहाँ-कहाँ पे ऐसी मृदाएँ पाई जाती है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।